सोना और चांदी पिछले कुछ महीनों से मतलब ये दो शब्द हर फाइनेंशियल हेडलाइन पर छाए हुए हैं। कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या ये बस एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है, या हम पैसे के भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। एबीसी न्यूज के हिसाब से इस साल मतलब 2025 में सोने की कीमत लगभग 70% बढ़ी है और $4,470 प्रति औंस को भी पार कर गई है। और चांदी तो और भी आगे है। हाँ, असली कहानी तो चांदी की है। पिछले महीने में ही कोई 40% की छलांग और इस साल कुल मिलाकर 134% की बढ़त। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि असल में हो क्या रहा है। और बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का मकसद है। हम इन हेडलाइन से थोड़ा आगे जाकर उन गहरी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो इन कीमतों को चला रही हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ किसी को खरीदने या बेचने की सलाह देना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक निवेशक के तौर पर सोचने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है ताकि वो इन मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में सही जगह दे सकें। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। इस तूफान के पीछे की वजहें क्या हैं? मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो पहला जवाब मिलता है महंगाई। सबको लग रहा है कि उनके पैसे की ताकत कम हो गई है। क्या ये इतना ही सीधा है? देखिए, महंगाई इसका एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आपकी फाइनेंशियल नाव में एक छोटा सा छेद हो गया है जिसे हम महंगाई कहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आला है, आपकी दौलत की कीमत कम हो रही है। सोना और चांदी उस नाव में कोई तेज इंजन नहीं है, वो एक लाइफ राफ्ट है। एक लाइफ राफ्ट। दिलचस्प। हाँ, जब नाव डूबने लगती है तो आप लाइफ राफ्ट की स्पीड की परवाह नहीं करते। आप बस खुश होते हैं कि आपके पास वो है। तो हाँ, लोग अपनी क्रय शक्ति बचाने के लिए इनकी तरफ भाग रहे हैं। पर असली कहानी जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये है कि इस नाव में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं। आप सेंट्रल बैंकों की बात कर रही हैं? मैंने भी पढ़ा है कि वो रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, लेकिन क्या ये कोई नई बात है? वो तो हमेशा से ही सोना रखते आए हैं अपने रिजर्व में। यहाँ जो जरूरी सवाल है वो क्या नहीं बल्कि कौन और क्यों है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि सोना खरीदा जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि इसे कौन खरीद रहा है। ये चीन, रूस, तुर्की, भारत जैसे देश हैं जो बहुत आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहे हैं। अच्छा। और ये सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर पर आधारित वित्तीय प्रणाली से धीरे धीरे दूर जाने का एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल कदम है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। वो दशकों आगे की सोच रहे हैं। वाह! तो ये सिर्फ एक बाजार का ट्रेंड नहीं है, ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये तो भू राजनीतिक अनिश्चितता वाले पॉइंट से सीधे जुड़ता है। हमारे स्रोतों में अमेरिका वेनेजुएला तनाव और रूस यूक्रेन संघर्ष का भी जिक्र था। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैंपबेल हावे का एक विश्लेषण है। वो हमें बताता है कि पिछले 9 बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश में से 7 के दौरान सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। जब लोग घबराते हैं तो वो उन चीजों की तरफ भागते हैं जिन्हें हजारों सालों से पैसे का दर्जा मिला है। वो सुरक्षा ढूंढते हैं। सही बात है। हाँ, वो पूछते हैं मैं अपनी दौलत को कैसे बचा सकता हूँ, और अक्सर जवाब सोना होता है। और इस पूरी तस्वीर में अमेरिकी डॉलर की भूमिका भी तो है। हमारे एक सोर्स के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में डॉलर दूसरी करेंसी के मुकाबले 11% गिरा है। ये 50 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ये एक क्लासिक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब दुनिया की रिजर्व करेंसी कमजोर होती है तो उस करेंसी में रखी गई हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें सोना भी शामिल है। निवेशक कमजोर होते डॉलर से निकलकर सोने की मजबूती में पनाह लेते हैं, और यहीं पर चांदी की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अलग कैसे? मैं तो हमेशा से चांदी को गरीब आदमी का सोना समझता आया हूँ। हाँ, ये एक पुरानी सोच है जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। चांदी की आज एक दोहरी पहचान है। वो आधा पैसा है और आधा एक हाईटेक इंडस्ट्रियल मेटल है। लेकिन चांदी वो दुनिया की नई इलेक्ट्रिक कार की वायरिंग है। सोलर पैनल, 5G नेटवर्क, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, इन सब के लिए चांदी अनिवार्य है। मतलब इसकी असल दुनिया में मांग है। बिल्कुल। ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया का बढ़ना चांदी की मांग को संरचनात्मक रूप से बढ़ा रहा है। इसीलिए चांदी अक्सर धीरे धीरे चलती है
और फिर अचानक से उसमें एक विस्फोट होता है, जैसा हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट बनाम वायरिंग वाली बात बहुत अच्छे से समझ आई। सोना सुरक्षा के लिए और चांदी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए। तो फिर एक निवेशक के तौर पर इन दोनों में से चुने कैसे? सोना सुरक्षित लगता है पर शायद थोड़ा बोरिंग, और चांदी रोमांचक है पर जोखिम भरा भी, है ना? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। सोना आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाता है। वो एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। वो आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको धीरे धीरे गरीब होने से बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांदी एक अस्थिर अवसर है। उसका बाजार सोने की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए जब उसमें पैसा आता है तो कीमतों पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन यही अस्थिरता ही तो है जो डराती है। अस्थिर अवसर, ये कहीं जोखिम भरा जुआ कहने का एक फैंसी तरीका तो नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे देखते कैसे हैं। अगर आप चांदी में अपना सारा पैसा लगाकर रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हैं तो हाँ, ये एक जुआ है। लेकिन अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सोचा समझा हिस्सा बनाते हैं तो यही अस्थिरता आपको वो असाधारण रिटर्न दे सकती है जो सोना कभी नहीं दे पाएगा। अच्छा, में सोना मतलब स्थिरता और चांदी मतलब जोखिम के साथ बड़ा अवसर। ठीक है, तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो हर किसी के मन में है। कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। क्या अब निवेश करने में बहुत देर हो चुकी है? क्या गाड़ी छूट चुकी है? हाँ, ये डर स्वाभाविक है। कोई भी वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसने पीक पर खरीदा हो। लेकिन हमें इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या अभी खरीदने का सही समय है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये अगले दशक के लिए रखने लायक सही संपत्ति है। सोने ने इतिहास में कई बार ऑल टाइम हाई बनाए हैं और हर बार कुछ सालों बाद वो कीमत भी सस्ती लगने लगती थी। लेकिन फिर भी आज की कीमत पर खरीदने की हिम्मत जुटाना मुश्किल है। किटको मेटल्स के जिम वाइकॉफ ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि हम एक बूम साइकिल में हैं, पर शायद इसकी 8वीं या 9वीं पारी चल रही है। इसका मतलब क्या है एक निवेशक के लिए? उनकी ये उपमा बहुत सटीक है। वो कह रहे हैं कि खेल अपने अंतिम चरण में है और अक्सर बड़े रन आखिरी ओवर्स में ही बनते हैं। मतलब अभी भी बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। लेकिन साथ ही वो ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि कमोडिटी बाजार बूम और बस्ट के चक्र में चलते हैं। 9वीं पारी के बाद खेल खत्म हो जाता है और फिर गिरावट आ सकती है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम किस मोड़ पर हैं। तो अगर कोई टॉप को टाइम करने की कोशिश करे तो उसके जलने की संभावना ज्यादा है। तो फिर एक समझदार तरीका क्या हो सकता है? बजाय कि मुझे अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, ये पूछना बेहतर है कि मेरे पोर्टफोलियो में इसका कितना हिस्सा होना चाहिए। शायद 5% या 10%। एक बार जब आप वो तय कर लें तो आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा या हर बड़ी गिरावट पर। इससे आप एक ही कीमत पर सारा पैसा लगाने के जोखिम से बच जाते हैं। आप इन धातुओं को एक बचाव के रूप में देखते हैं, लॉटरी टिकट के रूप में नहीं। चलिए इसी टाइमिंग की बात को अल्पकालिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखते हैं। अगर कोई अगले 6 से 12 महीनों के लिए सोच रहा है तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? एक शब्द में उथल पुथल। कीमतें बहुत अस्थिर रहेंगी। 10-15% की गिरावट, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, वो न सिर्फ संभव है बल्कि बाजार के लिए सेहतमंद भी है। कोई भी खबर आएगी और कीमतों को ऊपर नीचे कर देगी। कम समय के लिए इसमें ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। तो इसका मतलब है कि असली कहानी छोटी अवधि में नहीं बल्कि लंबी अवधि में है। वो कौन से गहरे कारण हैं जो 5-10 साल बाद भी इन धातुओं को प्रासंगिक बनाए रखेंगे? लंबी अवधि के जो चालक हैं वो बहुत मजबूत और स्पष्ट हैं। 3 शब्द याद रखिए: कर्ज, अवमूल्यन और अविश्वास। कर्ज, अवमूल्यन और अविश्वास। हाँ, दुनिया पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन है। सरकारें इस कर्ज को संभालने के लिए और पैसा छापेंगी, जिससे उनकी करेंसी का अवमूल्यन होगा, मतलब उसकी कीमत घटेगी। और जैसे जैसे ये होगा, मौजूदा कागजी मुद्रा प्रणाली में लोगों का अविश्वास बढ़ता जाएगा। ये वो मैक्रो ट्रेंड्स हैं जो दशकों तक चलेंगे। तो फिर से वही सीट बेल्ट इंजन नहीं वाली बात आ जाती है। इनका काम आपको रेस जीताना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि आप रेस में बने रहें।
आपने एकदम सही समझा। सोने चांदी का उद्देश्य हर साल आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को पछाड़ना नहीं है। उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 10 साल बाद आपकी बचत की क्रय शक्ति उतनी ही रहे या उससे ज्यादा हो। वो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ एसेट्स की जगह नहीं लेते, बल्कि उन्हें संतुलित करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। यहाँ लक्ष्य रोमांच नहीं है, मजबूती है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि सोना चांदी क्यों बढ़ रहे हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंकों द्वारा एक भू राजनीतिक बदलाव, वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और सबसे खास चांदी की बढ़ती हुई औद्योगिक मांग। बिल्कुल। और निवेश के नजरिए से हमारा अंतिम विचार ये है कि इन्हें लंबी अवधि के लिए खरीदना समझ में आता है, ना कि जल्दी मुनाफा कमाने के लिए। सोना स्थिरता देता है, चांदी जोखिम के साथ क्षमता प्रदान करती है। एक समझदार निवेशक कीमतों के पीछे नहीं भागता, वो भविष्य के लिए तैयारी करता है, क्योंकि दौलत बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है उसे बनाए रखना। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब दुनिया के सेंट्रल बैंक, जो खुद कागजी मुद्रा प्रणाली के प्रबंधक हैं, इतनी तेजी से सोना खरीद रहे हैं, तो ये उनकी अपनी करेंसी के भविष्य के बारे में, उनके निजी आंकलन के बारे में क्या बताता है? और जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन चांदी को और भी अनिवार्य बना रहा है, क्या हम वो दिन देखेंगे जब वो सोने की परछाई से निकलकर एक रणनीतिक टेक धातु के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगी? इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इस तरह की और भी गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आप टीम गोल्ड में हैं या टीम सिल्वर में। अगली बार फिर मिलेंगे।